शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं। ये मेरे शब्द हैं, ये मेरे शब्द हैं। माननीय पत्रकार महोदय बताइए, ये भारतीय संविधान में दिए हुए संवैधानिक शब्द हैं, जिनके अधिकारों के बारे में मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो आप मुझे जातिवादी बता रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व बना के मतदान बढ़ाने की अपील की थी। सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्तित्व का भी प्रभाव मतदाताओं पर नहीं पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है अपने मतदाताओं को बूथ स्थान पे, मतदेय स्थल पे नहीं ला पा रहा है, तो इंटरप्रिटेशन करने में तो सत्ताधारी पार्टी के लोग एकदम बहुत ही विद्वान हैं, उसमें लोग हैं। भारतीय संविधान में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक विधा थी, उस पर कानून लाया गया था। अब उस विधा में सबको जाना चाहिए था पैसा, लेकिन एक ही लोग को गया है। मैं कह रहा हूं कि हम व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी के उनकी सभा में पूछे गए प्रश्नों, उनसे जाति आधारित गणना ओबीसी के बारे में खुल के बोलने से हम उनसे प्रभावित हैं। उनके दिशा निर्देश में कई सरकारें चली हैं, तब उन्होंने नहीं पूछा है। वास्तविक मूल्य जो है, जो लोगों का अधिकार था, उसमें कांग्रेस ने भी बहुत कुंडी मार के बहुत दिनों तक बैठी थी। अखिलेश जी कह रहे थे कि अब संविधान मंथन होगा। ये कोई संविधान पानी है क्या कि इसको मंथन मार देंगे, इसमें से मक्खन निकाल देंगे। संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। गौरव सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अभी जो चुनाव का माहौल है, तो आपको क्या लग रहा है? अभी मोदी सरकार करीब 400 पार और विपक्ष कह रहा है कि अब की बार तड़ी पार। देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों के बयानों हैं, वो उससे मैं कोई उस पर टिप्पणी नहीं मुझे करना है। लेकिन जनता जो है ना, इस बार क्या चल रहा है इसको लोग पता नहीं चल पा रहा। बहुत साइलेंट वोटिंग हो रही है। और इस बार का जो प्रचार है इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशों पर चल रहा है। आप देखिए, कह रहे हैं कि अभी 26 तारीख को चुनाव होने वाला है दूसरे चरण का। पहले चरण का इधर कोई क्षेत्र था नहीं, बहुत दूर था, गाजियाबाद से या मिला के जो है नगीना वगीना जो आपके क्षेत्र हैं, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। तो उसके बाद लेकिन कहीं भी हो, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है कि जो लोगों के बीच में हुजूम होता था, जो चर्चाएं होती थी, जो शोर होता था, एक गाड़ी गई नहीं थी तो दूसरा गाड़ी का लाउड स्पीकर बज रहा था। तो इस बार उस तरह सा कुछ वो उत्साहजनक जैसे एक होता है कि बहुत उत्साह लोग। क्या कारण हो सकता है सर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार उत्साह कम है? तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या, उसे प्रतीक्षम किन प्रमाणम। आप जिन प्रथम चरण में हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने बड़े आस्टर ब्लास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के भगवान से किन किन लोगों को बुलाकर जो है लोकतंत्र का पर्व बना के मतदान बढ़ाने की अपील की थी। सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्तित्व का भी प्रभाव मतदाताओं पर नहीं पड़ रहा है। ये अत्यंत शोचनीय बात है। इलेक्शन कमीशन जो है अपने मतदाताओं को बूथ स्थान पे, मतदेय स्थल पे नहीं ला पा रहा है। ये बहुत गंभीर बात है कि क्यों लोगों की रुचियां जो है इस लोकतंत्र के महापर्व में कम हो रहा है। आप उम्मीद रख सकते थे कि एक वोट देने का जो उत्साह होता था, जो आनंद होता था, वह आनंद एक मेले में जाने के बराबर होता था। लेकिन लोग इससे कुछ नहीं पसंद कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। सर, चुनाव चल रहे हैं और सभी दल चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कई पार्टियां जो हैं, सभी पार्टियां जो है कोई जात के नाम पे और कोई धर्म के नाम पे वोट कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उन्होंने कांग्रेस पे हमला किया है कि जो है देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, और ऐसा मनमोहन सिंह ने कहा है, ऐसी टिप्पणी उन्होंने की है। देखिए, क्या मुसलमान देश के नागरिक नहीं है? अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बातें कहा है, किस परिपेक्ष में कहा है, उसका पूरा इंटरव्यू लोगों को सुनना चाहिए। और जब वो कहे हैं तो वो हम चाहते हैं कि क्यों देश की संपदा, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं मोदी जी। वो कहा गया है, आरोप नहीं है, वो भाषण है। माननीय जी, आप पत्रकार बंधु, वो आप दोबारा वो इंटरव्यू सुनिएगा, कहाँ पे किस परिस्थिति में कहा गया था। उसमें एसटी ओबीसी का भी नाम था और उनके बाद एक शब्द आया था, उनका होना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन करने में तो सत्ताधारी पार्टी के लोग एकदम बहुत ही विद्वान हैं, उसमें लोग हैं। मैं उनकी विद्वता पे बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। लेकिन आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि देश में जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर किन लोगों का कब्जा है। आप एक शादी ब्याह का समय चल रहा है,
एक छोटी सी रिंग अगर खरीदने जाएंगे तो उसमें अपने बहुत सालों की कमाई लगाते हैं, तब आप एक रिंग, आपका माला और जो भी आभूषण होते हैं खरीद पाते हैं। उसकी खदानों पे किसका कब्जा है? एक मोटरसाइकिल में आप चलने के लिए अगर फुल टंकी करना जाते हैं तो 800, 900 या 1500 रुपये लग जाते हैं। उस डीजल पे किन लोगों को कब्जा है कि जो देश भर के मोटरसाइकिल को चला रहे हैं? ये बहुत मैं साधारण बात आपसे पूछ रहा हूँ। वो अंदर जो धसी बातें हैं, जिस दिन देश की जनता समझने लगेगी उस दिन किसी के भाषण पर उस पर असर नहीं होने वाला। देश की जनता अभी थोड़ा अपने कामों में व्यस्त है। अभी हमारे पूरब में गेहूं का समय है काटने का, वो उसी की परेशान है कि इसको कैसे हम काटें, इसको कैसे अपने सुरक्षित स्थान पर रखें, अपने जानवरों के लिए भूसा कैसे रखें। इसके बाद जब खाली हो तब तक उनको जो है नर्सरी डालनी होती है धान की। इससे जब छूटेंगे और जब मंथन करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे देश के जितने भी बड़े राज्य हैं, मैं समझता हूं कि इन छोटी मोटी बातों पे नहीं उलझेंगे। लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, प्राकृतिक संसाधनों पे उनके लोग कैसे आएँ, ये चुनाव उनके बीच का है। अभी अभी सर एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कि उसे असंवैधानिक घोषित किया गया है और सबसे ज़्यादा चंदा 60,000 करोड़ के लगभग वो भाजपा को मिला है। तो बाकी पार्टियों ने इस पर आरोप लगाया कि चंदा दो धंधा लो की राजनीति भाजपा कर रही है। अब देखिए, ये तो पूरी जब बातें मीडिया में ही नहीं, पूरी भारतीय न्यायपालिका की जो सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पे है, वो ऑन रिकॉर्ड है, आरबीआई और इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे है। तो निश्चित रूप से जो सत्ताधारी पार्टी है उसको सर्वाधिक रूप से चंदा मिला है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा, जिन्हें ईमानदार कहा जाता था, भले भी वो ममता बनर्जी हों, उनको भी सबसे ज़्यादा मिला है, क्षेत्रीय पार्टी को भी। जो खेला होवे का नारा देते हैं, तो राजनीति में पार्टियों को चलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। वो कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि वो नेता बनाती हैं तो उससे कुछ पैसा मिलता है। तो अपना एक भारतीय संविधान में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक विधा थी, उस पर कानून लाया गया था। अब उस विधा में सबको जाना चाहिए था पैसा, लेकिन एक ही लोग को गया है, ये गलत हो गया है। हम चाहते हैं कि जो उद्योगपति लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, वे चंदा दें ताकि लोकतंत्र की जो क्रियाकलाप है, इलेक्शन है, उनसे वैचारिक विचारों का आदान प्रदान होता है, सबका हो। केवल एक ही लोग को दे दिया गया चंदा, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, लेकिन सत्ताधारी पार्टी पहले छापा मारती है और फिर दूसरे दिन जो है जिस कंपनी पे छापा मारा गया है वो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पार्टी को सौंप रही है। देखिए, अब इस पर बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आपने क्या किया है। छापा मारना एक स्वतंत्र निकाय है, सीबीआई, आरबीआई या ईडी जो है। आप उसके पर ये नहीं कीजिए कि एक दिन छापा मारे, एक दिन पैसे मिल गया तो आपने ऐसे उसको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जोड़ दीजिए। उनकी क्या बातें हो, तथ्यात्मक बातें हैं, माननीय कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर बहुत ज़्यादा कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ, जनता की जो आवाज़ थी, वो आवाज़ ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है भाजपा को ज़्यादा मिला है, अन्य दलों को कम मिला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी दलों को मिले और सभी लोग लोकतंत्र को मजबूत करें। सर 2 कार्यकाल भाजपा के हो चुके हैं, मोदी जी के हो चुके हैं और अब की बार वो तीसरे टर्म के लिए हैट्रिक लगाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने एक ही परसेप्शन बनाया है कि अब की बार 400 पार। अब देखिए, कहाँ 400 पार है ये सोचना पड़ेगा। आप चांदनी चौक से लेके जो बिहार की जो अंतिम है सीटें हैं, वहाँ तक जब विचार करेंगे तो जनता का व्यू सोचना शुरू कीजिए। आप जनता का जिस दिन व्यू देख लेंगे आप, क्या दृष्टिकोण है, तो कौन पार जा रहा है, कौन इस पार आ रहा है, ये निश्चित हो जाएगा।
सर, मोदी सरकार का साफ साफ कहना है कि 10 सालों में हमने विकास के कई काम किए हैं। हमने स्टार्टअप योजना चलाई है जिसमें जो देश के लोग हैं वो अपनी व्यापारिक गतिविधियां कर सकते हैं। स्टैंड अप योजना है, SC ST के लिए चलाई गई है। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, गरीबों को है जो 80 करोड़ राशन बांटा गया है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत लोगों को गैस दिया गया है। तो हमने तो विकास के बहुत सारा काम किया है, तो इस आधार पर हमारी सरकार आएगी। देखिए, निश्चित रूप से, लेकिन वो जिन जिन परियोजनाओं का आप नाम लिए हैं ये देश की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, लेकिन धरातल पे जो काम हुआ है, आवास मिले हैं उसमें BDO साहब को कितना गया है भी जांच करा लीजिए, प्रधान जी कितना ले लिए हैं उसको भी जांच करा लीजिए। जिस घर में शौचालय बना है उस शौचालय बनाने के लिए कितने लोग निहित, मैं मानता हूँ कि देश में आवास बने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है बहुत बहुत उसमें खेला भी हुआ है। सर, आप लोग हमेशा बहुजन की बात करते हैं, लेकिन भाजपा का कहना है कि हमने राष्ट्रपति मुर्मू को जो है मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है जो कि आदिवासी समुदाय से हैं। इससे पहले जो पहले के कार्यकाल में थे तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने तो कहा, उनका कहना है कि हमने कभी भी जो है बहुजन की उपेक्षा नहीं की है। तो आपने नहीं किए तो अन्य जो पद होते हैं, बहुत सक्रिय पद होते हैं, एक बार गृह मंत्री बना दीजिए। भाजपा अगर सर्वोच्च पद दान कर सकती है तो एक बार प्रधानमंत्री बना दे। आपका कहना है कि एक बार प्रधानमंत्री बना दे? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, ये त्याग कर दे। 2003 बार जो बन रहे हैं वो हमेशा के लिए कहेंगे, तीसरी बने कई हजार पीढ़ियों, 30,000 पीढ़ियों तक कहते रहें। एक बार प्रधानमंत्री बना दीजिए आप। जो सत्ता का केंद्र है सर, वो वाला पद दे दीजिए ना आप। रक्षा मंत्री बना दीजिए आप, गृह मंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, चीफ जस्टिस बना दीजिए आप। लगातार 3-4 बार बना के देख लीजिए। तो सवाल इस बात का नहीं है कि महामहिम जी को आपने दे दिया तो इसका मतलब नहीं कि हर समाज का लोग राष्ट्रपति भवन में ही जाकर खाना पीना खा रहे हैं। लोगों की जो बेसिक समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो पिछड़े समाज के लोगों को, अनुसूचित समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को क्या मिला? सर, उनके लिए तो उनका कहना है ना कि हम योजनाएं चला रहे हैं सारी पब्लिकों के लिए। हर आदमी को तो राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। नहीं कर रहे हैं तो वही तो कहें, तो हर आदमी में राष्ट्रपति नहीं कहाँ कर रहे हैं? हम प्रधानमंत्री बनने को बोल रहे हैं। एक आदमी बनेगा देश का प्रधान, 1,000 करोड़ लोग होते हैं क्या? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, किसी दलित को प्रधानमंत्री बना दीजिए आप, किसी दलित को गृह मंत्री बना दीजिए आप, किसी दलित OBC को आप जो है रक्षा मंत्री बना दीजिए आप। आप इतने सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो ये पद दे दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष बना दीजिए आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप कहिए कि आपने दिया, हम मान रहे हैं कि आपने सम्मान किया है, लेकिन वो पद कौन से हैं? जहाँ पे मूल शक्ति संविधान की, जहाँ पे शक्ति है, वो वाला पद दीजिए, तब मानेंगे कि देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने लोगों के हितों के लिए सबसे बड़ा निर्णय लिया। मैं कहूँगा, खुले मन से कहूँगा, अपने इन्हें पूरे समाज के लोग कहेंगे। बात यहाँ पे नहीं है, विचारधाराओं की बात नहीं है। कहा गया कि तो भाजपा तो मात्र 10 साल से ही शासन में है, तो आप सारा दोष भाजपा को ही क्यों दे रहे हैं? हम कांग्रेस को भी दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में भी बहुत लोगों की उपेक्षा हुई है। आर्टिकल 340 जब से बना है तब से ST OBC के लोगों का कितना जाति आधारित गणना हुई। आज माननीय राहुल जी कह के, सिर्फ लोगों की बातों को सिर्फ कह के कि हाँ भाई बताओ तुम्हारे मीडिया में कितने लोग हैं, उनके पढ़ाने का जो ढंग था वो बहुत अच्छा से, जो आप सभा में गए, सभा के बीच में बुला लिए, अच्छा भाई आप बताइए कौन है, माइक में कितना है, कौन सी बिरादरी को हो, तुम्हारे उद्योगपति कितने लोग हैं। उन्होंने जो बातें पूछा है, इससे वो उनका व्यक्तित्व बढ़ा है। मैं कह रहा हूँ कि हम व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी के, उनकी सभा में पूछे गए प्रश्नों, उनसे जाति आधारित गणना OBC के बारे में खुल के बोलने से हम उनसे प्रभावित हैं। लेकिन उसके साथ ये भी दुख भी है कि वो सत्ता में इतने दिन तक रहे, उनके दिशा निर्देश में कई सरकारें चली हैं, तब उन्होंने नहीं पूछा है। वास्तविक मूल्य जो है, जो लोगों का अधिकार था,
उसमें कांग्रेस ने भी बहुत कुंडी मार के बहुत दिनों तक बैठी थी। एक तरफ जहां मोदी सरकार कह रही कि अब की बार तीसरी बार, तो दूसरी तरफ जो है सारी विपक्षी पार्टियां संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह की बातें हैं? अखिलेश जी कह रहे थे कि अब संविधान मंथन होगा। ये कोई संविधान पानी है क्या कि इसको मंथन मार देंगे, इसमें से मक्खन निकाल देंगे। संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। ये पिछड़े के नेता लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक संप्रदाय प्रमुख लोगों का मंथन से अवतरण से की बातें होती, उस तरह की बातें न कहें। गंभीर रूप से अपने संगठन को मजबूत करें। बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील लोगों को आगे करें, तो आपको संविधान बदलने की, उसे बचाने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है केवल और केवल सभा में, मंडप में करते हैं। कोई चौपाल नहीं लग पाती है। इस समय लोग चौपाल लगा रहे हैं। जब चुनाव चल रहा है तो लोगों के अंदर में कहाँ तैयारी होगी। सर, हमने आपको हमेशा से सुना है, मतलब देखते सुनते रहे हैं, तो आप हमेशा जो है बहुजन की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार तो बहुत सारे बहुजन को प्राप्त हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जाति की राजनीति कर रहे हैं या जाति की बात कर रहे हैं? एकदम हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं। जात की बात अगर की हो तो भारतीय संविधान सभा के लोगों ने 340 क्यों बनाया? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास शब्द क्यों उन्होंने उसमें डाला? ये अगर बहुजन ये की लड़ाई नहीं, बहुजन की लड़ाई नहीं। ये बहुजन अगर हैं, ये लोग सबसे अल्पसंख्यक हैं, आपके शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं। ये मेरे शब्द हैं, ये मेरे शब्द हैं। माननीय पत्रकार महोदय बताइए, ये भारतीय संविधान में दिए हुए संवैधानिक शब्द हैं, जिनके अधिकारों के बारे में मैं आपके सामने बोल रहा हूं। तो आप मुझे जातिवादी बता रहे हैं। नहीं, मैं जातिवादी आपको नहीं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या जात की राजनीति कर रहे हैं या कुछ? जात की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। हमें भी चाहते हैं अगर जो भी सवर्ण, अगर गरीब हो तो उसको भी सब सुविधाएं दी जाए, उसके भी बच्चों को पढ़ाया जाए, उसे भी आवाज़ दिया जाए। हमारे गाँव में हम पहली बार प्रधान बने, पिताजी हमारे चाचा जी, तो एक सिंह साहब थे, उनकी स्थिति बड़ी खराब थी जो है। अब हम मदद करना चाहते थे कि उनको आवास बन जाए, लेकिन लेखपाल साहब और बीडीओ साहब कहते रहे साहब दे नहीं सकते हैं आप जो है। तो क्या वो नहीं गरीब है? उसकी भी मदद होनी चाहिए। अगर जो गरीब है उसकी मदद होनी चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे अन्य बिरादरी का लोग हो। ये भावना है, ये लोकतंत्र की है। करुणा, मैत्री, दया का देश है। यहाँ पे बहुत से लोग, दुनिया से लोग आकर बसे हैं, घर दरवाज़ा दुकान लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये भारत देश में ऐसे लोगों की बात होनी चाहिए। जब हम संवैधानिक बात करते हैं तो आप उसे कहते हैं जातिवादी हो गए। जब हम सवर्णों के बारे में बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं। तो पत्रकार महोदय, आप मुझे बताइए हम बोले क्या? आप भी बता दीजिए क्या बोले हम। चलिए ठीक है। भाजपा के एक नेता हैं कर्नाटक से, हेगड़े साहब, आपने नाम सुना होगा। उनका कहना है कि 400 आ जाता है तो हम संविधान बदल देंगे। देखिए, अब इसको आप लोगों को हवा देने की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान जो है संसद के जो ईंटें हैं उसमें जुड़ा हुआ है, नींव से जुड़ा हुआ है और लोगों की आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप जागरूक रहेंगे, आप विजिलेंट रहेंगे, वाइब्रेंट रहेंगे तो देश के संविधान को कुछ नहीं होने जा रहा है। आपको मुद्दे पे चुनाव लड़ना है। बेरोजगारी क्या है, आम आदमी की आय का साधन क्या है, ये सिर्फ मुख्य मुद्दे से डाइवर्ट करने का एक तरह का हथियार होता है चुनाव के समय के लिए। संविधान बदलने जा रहे हैं, ये कर देंगे। अरे संविधान बदलने के लिए उसकी बहुत देश दुनिया की जो टिटियाँ हैं, आप संधियाँ पढ़े हैं, एक देश से थोड़ा आया है। अगर आप लोकतांत्रिक करेंगे तो विदेश के लोग क्या करेंगे आपके साथ? तो बहुत कुछ सोचना विचारना पड़ेगा। ये चुनाव का मुद्दा एकदम नहीं संविधान बदलने जा रहा है। और अपने लोगों, मतलब आपका कहना है कि ये इस तरह के मुद्दों को हवा दी जाती है ताकि एक जो असल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाया जा सके। असल मुद्दों को नीचे दबाने के लिए वो ठंडे बस्ते में चले जाएं, लोग उस पर चर्चा ना करें, ये ही इनकी तकनीकी है। तो आपने हमारे बातचीत को सुना, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।